सो वेलकम बैक। कल के लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम में समझा ही होगा कि किस तरीके के सियासी निज़ाम चल रहे हैं और इंडिया में जो है कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है हमने कल बात की थी, यहाँ पर लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे दो हाउसेज है यानी बाई कैमरल है। ओके, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको बोलते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। और उसके बाद आता है हमारे पास जो है हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स भी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स में हमारे कौन से आते हैं, एक आते हैं पॉलिटिकल और एक आते हैं परमानेंट। परमानेंट हो गए सिविल सर्वेंट्स और जो टेम्परेरी हो गए वो उनको पॉलिटिकल कहते हैं, ठीक। ओके, तो अब जो है हमारे यूनियन गवर्नमेंट जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है यानी उसको क्या हम बोलते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। अब आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपकी प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके जो मिनिस्टर्स हैं यानी जिनको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स भी हम बोलते हैं। समझ आया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ठीक है, अब हम इन्हीं को डिफाइन करेंगे और बहुत बार क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा ना, ये सारे लेक्चर्स खत्म करके मैं आपको दिखाऊंगा प्रेसिडेंट में जो भी आज तक एसआई का एग्जाम हुआ है वहां पर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट इज ऑल ऑफ देम इज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट में आया, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर में आ जाए, हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाए, कैबिनेट मिनिस्टर्स में आ जाए या किसी और में आ जाए। सो वी हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो अब हमारा जो है प्रेसिडेंट वाला है, जो अब हम स्टार्ट करेंगे विथ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑलराइट, देखिए प्रेसिडेंट के बारे में तारीफ करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जो याद रखने वाली चीज़ है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है यूनियन एग्जीक्यूटिव, आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान के संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कहाँ से कौन से आर्टिकल तक डील करते हैं। सो लेट मी टेल यू, यूनियन एग्जीक्यूटिव इज डीलिंग विद द आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ से, 52 से लेकर के 78 आर्टिकल तक डील करते हैं क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट कैसे, इलेक्शन उनका कैसे होगा, इम्पीचमेंट उनकी कैसी होगी। इम्पीचमेंट टर्म मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। तो उनका क्या सिस्टम रहेगा, किस तरीके से वो उनको जो है इलेक्ट किया जाएगा और इसी तरीके से जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में, यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में आए थे जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उन सब के पावर्स वगैरह इनमें डिफाइन किए गए हैं। तो क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ तक, 52 से लेकर के 78 तक। 52 फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78 इज डीलिंग विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। ओके, ऑल राइट। सो डिफाइनिंग, अब 52 से जब हम देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है यानी वो बोला है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 52 में। क्या कहा है कि हिंदुस्तान के संविधान में ये लिखा गया है कि इंडिया दैट इज द भारत शैल हैव अ प्रेसिडेंट, यानी कि हमें प्रेसिडेंट रखना होगा। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52, ठीक है। ओके, अब हम कुछ तारीफें करेंगे सदर साहब के मामलात में तो प्रेसिडेंट को कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। सबसे ऊंचा ओहदा होता है जब एक प्रेसिडेंस गवर्नमेंट जो है पब्लिश करती है, यानी कि एक प्रेसिडेंस ऑर्डर देते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो उसमें से सबसे टॉप पे आता है प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस प्रेसिडेंट को कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि ये आपकी स्टेट का हेड है। ध्यान रखें, गवर्नमेंट का हेड नहीं है। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट होता है। अब इनके पावर्स हालांकि प्रेसिडेंट के थोड़े से कम होते हैं पावर्स एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो लोगों के द्वारा वो इलेक्ट किया जाता है, यानी लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है,
यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं असेंबली में। तो इनका वो होता है कि थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग खुद उनको डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट करते हैं। खैर वो हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन में आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो कौन से पार्ट में ये डिफाइन किया गया है? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? प्रेसिडेंट, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 से 78 तक। देखिए मैं आपको सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल पढ़ा था, फिर पढ़ा था जो है जो ज़रूरी था बीच में, तो उसके बाद हमने पढ़े थे DPSPs फ्रॉम 36 टू 51। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट 52 से। लकीली हमारा सिलेबस भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत है, तो मैं इसी तरीके से आपको चला रहा हूँ कि कैसे हमने पढ़ना है। 51 तक ख़त्म हो गए, DPSPs ख़त्म। अब 52 से स्टार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ओके। तो प्रेसिडेंट 52 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत का होना लाजमी है। तो वो होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, और वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स में एक इंपॉर्टेंट बॉडी और होती है। जब हम बात करते हैं इसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट होता है मिनिस्टर्स का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है जिसको बोलते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल द डिसीजंस ऑफ एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि एग्जीक्यूटिव में जो भी काम होंगे, ठीक है, वो किसके नाम पर होते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जब तक मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि सरकार जो है कोई भी कानून बनाते हैं, ठीक है, कोई भी बिल पास करते हैं, तो उसका जब वो कानून बनाते हैं, फ्रेम वगैरह करते हैं, लास्ट पे जो है उसका प्रेसिडेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जब तक साइन नहीं होगा तब तक कोई बिल लॉ नहीं बनेगी, तब तक कोई जो है पॉलिसी पास नहीं होगी, जब तक उसका वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होगा। ठीक है, तो काम करते हैं सरकार, काम करती है सरकार, लेकिन उसको जो नाम दिया जाता है वो है प्रेसिडेंट का। मैंने अभी आपको बोला था इसका जो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्ट होता है। उसमें जो असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स, अपर हाउस के भी लोअर हाउस के भी, तो वो सारे कंबाइन करके वोटिंग करते हैं, और फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनका इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब इलेक्शन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना जो है प्रेसिडेंट का, वो है किसका काम? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। Now we will discuss some important eligibility criteria to become the president of India। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपका क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये आपने सुना भी होगा, एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, तो वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एनी पर्सन, जो कोई भी इंसान जो है इंडिया का, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है और प्रेसिडेंट भी बन सकता है अगर वो जीतता है इलेक्शन में। तो पहला 35 एज मिनिमम और सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलराइट। और क्या होना चाहिए? और वो जो है प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इलेक्शन में आ जाता है, वो कोई भी ऑफिस उसका नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी प्रॉफिट मामलात में अभी मुलवस नहीं होना चाहिए। उनका कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, कि किसी भी तरीके से वो अपने मुनाफे के लिए कोई कारोबार कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ, किसी के साथ भी टाई अप होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि वो प्रॉफिट के लिए, उनको पहले ही प्रॉफिट को बाय बाय कहना है, तो उसके बाद वो जो है प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन में आ सकते हैं, फिर हार जीत उनकी जो है वो डिसाइड करेंगे जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के। ठीक है, इसी तरीके से प्रेसिडेंट के लिए भी एक स्पेशल ओथ है। तो वो ओथ जो है वो मेंशन किया गया है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 60 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसमें? ओथ एंड एफर्मेशन, ये पार्ट आर्टिकल 60 में है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें जो प्रेसिडेंट का ओथ है, यानी प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है,
तो वो क्या है? प्रेसिडेंट बोलता है आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोहराओ, आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी तरीके से मैं वायलेट नहीं होने दूंगा हिंदुस्तान के संविधान को। ये इनका ओथ होता है, ठीक है, ये इनका ओथ है। कौन से? थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 60। समझ आया? ठीक है, तो ये इनका ओथ है। अब इनका यहाँ पर जो ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इनका काम क्या होगा। पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर जो भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, उनको रिज़ाइन देना पड़ा किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो किसको रिज़ाइन दे सकते हैं? वो रिज़ाइन दे सकते हैं उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्योंकि जब ओथ लेते हैं, जब प्रेसिडेंट ओथ लेता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही वो लेते हैं। और जब तक कि प्रेसिडेंट का पद खाली है, तब तक उसको कौन चला सकता है? वाइस प्रेसिडेंट चला सकता है। लेकिन कब तक? ओनली अप टू 6 मंथ्स। कितना? ओनली अप टू 6 मंथ्स, बराबर 6 महीने ही नहीं, विद इन द 6 मंथ इलेक्शन जो है नया होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट आना चाहिए। ठीक, ये है इनका जो वाइस प्रेसिडेंट पद कितनी देर तक संभाल सकता है। नॉट मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक, एंड विद इन द 6 मंथ्स इलेक्शन होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट आना चाहिए। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब तक कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं, जब मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इम्पीचमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके। तो इम्पीचमेंट क्या होता है ना, एक किस्म से मतलब कि प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Article 61 of Constitution of India states the procedure of impeachment of the President of India। समझ आ गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरीके से इम्पीच करें, दैट सेज आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है? देखिए क्या होता है ना, प्रेसिडेंट ने शपथ ली है, आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन एनी केस अगर कि मिनिस्टर्स को लगता है, प्राइम मिनिस्टर को लगता है, या जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगता है कि किसी भी तरीके से, या जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है किसी भी तरीके से, फैसला तो वही सुनाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी भी तरीके से अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उसी वक्त उसको जो है इससे इम्पीच किया जाएगा, यानी प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा। बट रीजन शुड बी ओनली इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जब वो अपना काम ही नहीं करता, जब वो अब जो उन्होंने शपथ ली है, जब वो ही उसको वायलेट करते हैं, तो फिर किस काम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? तो उनको इम्पीच कर दो भाई साहब, हमें नहीं चाहिए। करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किन की ज़रूरत होती है कोई भी एग्जीक्यूटिव कार्य संभालने में। तो देखिए आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, क्या कहता है? कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको चाहिए कि वो इनको एडवाइस दे और मतलब काइंड ऑफ एड करें कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में उनको एड और एडवाइस प्रोवाइड करे। कौन बोलते हैं? आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद यही तो जो है असल में आर्टिकल जो बाइंड करता है ना किसको? प्रेसिडेंट को। जिस भी प्रकार की वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उसमें जो एडवाइस है उनको मिनिस्टर से लेनी चाहिए, ड्यूटी है। लेकिन तब तक ये कहीं नहीं लगा था कि उनको जो है एक बाउंड किया जाता है कि नहीं, आपको मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का, या आपको मानना पड़ेगा मिनिस्टर्स का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, है ना। तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही प्राइम मिनिस्टर भी आता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से ये बाउंड नहीं हुआ था। उसके बाद जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, जब, ठीक है, जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उसने क्या कर दिया? उसने बाउंड कर दिया प्रेसिडेंट को।
उन्होंने कहा कि आपको जो है मस्ट, यानी कि आपको मानना पड़ेगा, जो प्राइम मिनिस्टर आपको बोलेंगे आपको वो मानना पड़ेगा, और कुछ कंडीशंस रखी गई है। तब तक तो नहीं रखी गई, इसमें वो बाउंड हो गए, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड हो गए हैं कि आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस और एड जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक, अब वो बाउंड हो गए हैं, समझ गए ना? ठीक है। उसके बाद आ गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978, ठीक है। 1978 में क्या हो गया ना, उन्होंने भी सेम रखा, उन्होंने भी बाइंडिंग नहीं खोली, यानी कि उन्होंने कोई फ्रीडम नहीं दी प्रेसिडेंट को कि नहीं आपको जब मर्जी चाहे आप वो कर सकते हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एज इट इज़ रखा, यानी कि बाउंड ही रखा इसको, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला है कि कम से कम रिकंसिडर करें। ठीक है, उन्होंने रिकंसिडरेशन इसमें ऐड किया कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट में कि इसको जो है आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो या किसी भी तरीके की अमेंडमेंट करो इस बिल में, तभी मेरे पास ले आओ। ठीक, और जब वो बिल वापस आती है तो फिर ये मैंडेटरी बनता है प्रेसिडेंट के लिए कि वो एसेंट दे दे, वो डिनाई नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट में आपको ये बता दूंगा कि अगर कि किसी भी तरीके से मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर को लगा कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को खतरा होता है इम्पीच होने का, यानी कि उनको खतरा होता है, उनको मिनिस्टर्स जो है अपने पद से निकाल सकते हैं। वो बोल सकते हैं देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया ना, अगर वो नहीं मानेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आपको इस बिल पे एसेंट देना पड़ेगा, इसको हमें लॉ बनाना है। प्रेसिडेंट बोल रहे हैं नहीं, मुझे नहीं एसेंट देना है क्योंकि इसमें कोई खराबी है। वहां से ओथ क्या था प्रेसिडेंट का, आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट यू आर बाउंड, यू आर बाउंडेड, आपको बाउंड किया गया है, आपको मानना पड़ेगा, आपको लीगल आपको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यानी प्राइम मिनिस्टर से या जो आला अहदेदार होंगे उनको आपकी जो है एडवाइस और जो एड है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस दैट विल बी द रीजन, दैट विल बी द काज ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको अंडरस्टैंड ये चीज हो गया है। ठीक है, चले आगे। ठीक, जो एडवाइस एंड एड देंगे एग्जीक्यूशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो मैंने अभी आपको बोला था मिनिस्टर्स, उनको बोलते हैं ऑफिसर सबऑर्डिनेट भी। आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, उनको बोलते हैं ऑफिसर सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं अलग अलग पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहले उनके पास है एग्जीक्यूटिव पावर। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर, जो किस में है, जो कौन सा डील करता है, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी है वो सारे किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जिनको वो खुद या तो खुद वो लागू करे या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा लागू करवाए। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड विच बिकम्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स जब हम पढ़ते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स। Now, what are the powers, legislative powers of the president of India? ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वो क्या बताता है सर? वो बताता है कि इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये डिफाइन करता है इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, इट कंसिस्ट्स, ध्यान रखना, इट कंसिस्ट्स राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलता है आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया कंसिस्ट्स
राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके पास पावर कैसे आ गए? देखिए, लोकसभा में बिल पास होती है, राज्यसभा में जाती है, फिर राज्यसभा में पास होती है तो किसके पास जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जब तक प्रेसिडेंट जो है असेंट नहीं देगा उस बिल पे, वो कानून नहीं बनेगा, वो लॉ नहीं बनेगा। तो ये पावर्स है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नाउ कमिंग टू द थर्ड पावर, जो कि डील करता है किसके साथ? फाइनेंशियल पावर। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास किस तरीके के फाइनेंशियल पावर्स हैं? देखिए, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगी लोकसभा में विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक कोई भी मनी बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड नहीं करता है तब तक वो लोकसभा में प्रेजेंट नहीं होगी, तो फिर राज्यसभा में कहाँ से पहुंचेगी? तो इसलिए फाइनेंशियल पावर्स भी उनके पास होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स के दरमियान और सेंटर के दरमियान, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ जुडिशियल पावर्स भी होते हैं किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब जुडिशियल पावर में क्या होता है ना, जुडिशियल पावर, इसको बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको मर्सी पावर भी कहते हैं। यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि किसी भी कैदी को वो रिहा कर सकता है। किसी भी कैदी से अगर उनकी डेथ पेनल्टी भी हो गई होगी तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है जो अगर वो किसी भी कैदी को चाहता है तो वो उसको रिहा कर सकता है। 72 आर्टिकल को बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी की भी डेथ पेनल्टी वगैरह या किसी की उम्र कैद की सज़ा या किसी भी तरीके का सज़ा उनको वो माफ़ करवा सकता है, उनको रिहा करवा सकता है। कुछ मिलिट्री पावर्स भी इनके पास होते हैं। देखिए, जब भी वॉर होता है, जब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन में फ़र्क होता है। जब भी कोई वॉर होता है ना, वो वॉर इनिशिएट नहीं होगा तब तक जब तक की इजाज़त नहीं होगी किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तब तक कोई भी वॉर इनिशिएट नहीं होगा। तो ये पावर्स भी इनके पास होते हैं। मिलिट्री पावर्स होने के साथ साथ इनके पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी होते हैं। जितने भी डिप्लोमेट्स फॉरेन कंट्री में इंडिया के हैं उन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। इमरजेंसी पावर्स भी होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जिसमें हमारे आर्टिकल 352, 356 एंड 360 डील करते हैं कि जिसमें लिखा गया है कि किस किस तरीके से इमरजेंसी लग सकती है। और इमरजेंसी कौन लगा सकता है स्टेट में, यानी कंट्री में कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा सकता है। वो पावर उन्हीं के पास है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, ऑलराइट। सो डिस्क्रिशनरी पावर, अब ये पावर क्या होता है ना, इसमें जो है प्रेसिडेंट के पास एक ऐसा पावर होता है, इस पावर में वो बाउंड नहीं होता है किसी भी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये पावर वो तब यूज़ करता है जब एक सरकार बनने वाली होगी, जब इलेक्शन हुआ होता है, यानी कि जब सरकार अभी आई नहीं है और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। इस पावर में क्या डिफाइन किया गया है कि प्रेसिडेंट किसी को भी इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए। उसके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि किसी पार्टी ने जो है कोई लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी जिसके बहुत सारे स्टेट्स होंगे, उनको भी उसके लीडर को वो बुला सकती है सरकार बनाने के लिए। और उसके पास ये भी पावर है जो प्री पोल अलायंसेस होते हैं मल्टीपल पार्टीज़ के, उनमें से किसी लीडर को वो बुला सकते हैं। तो इनके पास ये पावर होता है और इस पावर के मामले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड नहीं होता है। समझ आ गया ना? ठीक है, ऑल राइट। इन सब पावर्स के होने के बावजूद भी प्रेसिडेंट के पास कुछ और पावर्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं वीटो पावर। अब वीटो पावर में 3 तरीके के वीटो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक, ओके। तो सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर। अब एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होता है ना प्रेसिडेंट का, कि जब भी कोई बिल राज्यसभा से आती है प्रेसिडेंट का एसेंट लेने, और उसको जब वो बिल का एसेंट मिलता है तो वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जब वो उस टाइम इनके पास ये पावर होता है कि ये सीधे डिनाई कर सकते हैं कि मैं इस पर साइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट ये नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें जो खतरा होता है वो होता है इम्पीचमेंट का। सरकार को लगेगा कि ये जो है इसको वायलेट करते हैं, जाहिर सी बात है उनको इम्पीच होना पड़ेगा, क्योंकि उनको राज्यसभा से कोई बिल आती है और वो पास नहीं करते हैं, यानी वो अपना एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कि मैं इसको जो है डेक्लाइन कर देता है बिल को, कि इस पर एसेंट नहीं होगा।
और उसके बाद जो है इम्पीचमेंट तो होनी है, सरकार क्या करेगी, उसको रातों रात इम्पीच कर देगी, ठीक है, ठीक, ऑलराइट। तो फिर उसमें जो है एब्सोल्यूट पावर में ये डिनाई कर सकते हैं कि मैं ये जो है बिल पास नहीं कर सकता हूँ, उस पर साइन नहीं कर सकता है, ऑलराइट। उसके बाद आता है दूसरा जो सस्पेंसिव वीटो पावर जिसको कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो पावर में ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भेज सकता है राज्यसभा में वापस बिल, ये कहकर कि आपने जो बिल भेजी है उसमें कुछ कुछ टर्म्स है या कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़े बहुत आपको चेंज करने पड़ेंगे या अमेंड करने पड़ेंगे, तो वो वापस भेजता है। और जब वो वापस भेजता है तो उसके बाद उस पे ये मैंडेटरी बनता है कि उनको एसेंट देना ही होगा, यानी वो सिर्फ एक बार उस बिल को वापस भेज सकते हैं राज्यसभा इसके लिए रिव्यू के लिए। हालांकि उन्होंने फिर उसमें अमेंड किया या नहीं किया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिनाई नहीं कर सकता है कि मैं इस पे असेंट नहीं दूंगा, उनको वो लाजमी देना होगा। उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। आप सोच रहे होंगे कि ये पावर्स कैसे हो गए, लेकिन ये इनको पावर्स कहते हैं, ठीक। एब्सोल्यूट भी हो गया और वीटो, ये सस्पेंसिव वीटो पावर भी हो गया। नाउ कमिंग टू द लास्ट, जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इट इज़ द थर्ड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब इनके पास ये होता है, जब कि लगता है, जब एक प्रेसिडेंट को लगता है कि हुकूमत जो है वो गिर रही है, यानी किसी भी तरीके से इट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है, तब क्या कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब वो विद होल्ड रख सकता है। यानी कोई भी बिल आती है पार्लियामेंट से उनको असेंट के लिए, तो उसको वो अपने पास ही रख देता है, वापस भी नहीं भेजता है रिकन्सिडरेशन के लिए, नहीं, उनको पता है कि मैं वो नहीं भेजूंगा क्योंकि डूब रही है तो डूबने दो, तो इसको अपने पास ही रखो चुपचाप। ना ही वापस भेजते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, ना ही एसेंट देते हैं, और ना ही किसी तरीके का इस पे मामलात होते हैं, तो ये वो अपने पास ही रखते हैं। क्या? पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये थे कुछ पावर्स, इसमें। तो जो प्रेसिडेंट के पावर्स थे, प्रेसिडेंट की फंक्शंस थे, और कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बोली है आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो आपको जो है सी लतीफ़ एकेडमी ऐप पर इसकी PDF मिलेगी, जिसमें जो ये सारे जो है 1 बाय 1 मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं नोट्स, आपको बस पढ़ने हैं, ठीक, ऑलराइट। हाँ, तो यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट का और एक चीज़ बताऊँगा। जब एक अमेंडमेंट बिल आती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब पास होती है राज्यसभा से, तो उसमें प्रेसिडेंट कुछ भी उनको करना ही पड़ेगा, उसमें वो बाउंड होते हैं, उनको उसको एसेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। और अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उस पर। तब तक के लिए आप पढ़े, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।